हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच जो वनडे मैच की सीरीज चल रही है, उसका पहला मैच तो बारिश में धुल गया था। बट जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि मुस्तफिजुर रहमान, एक धीमी पिच होती है वहां पे, रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, हालांकि शाकिब, मेहदी हसन मिराज ये सब तो खेल नहीं रहे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान हो गए, आपके नासुम अहमद हो गए। तो जैसा कि आप अगर पिछले वीडियो में देख रहे हो, तो मैंने बताया था कि ये सब बॉलर कुछ कुछ विकेटें ले सकते हैं। तो आज हम फिर से बात करेंगे कि उस ग्राउंड का रिकॉर्ड कैसा है। हालांकि ग्राउंड कैसा है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बट फिर से एक बार मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं कि ये जो मैच होने वाला है, दूसरा वनडे भी आपको शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही होने वाला है। और ये ग्राउंड मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ की जो कैपेसिटी है, 25,000 से लोग ऊपर लोग आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मैच एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत बारिश की वजह से दर्शकों को अभी थोड़ा-सा मज़ा नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अगले मैच में बारिश ज़्यादा ना दखल दे और एक पूरा कंप्लीट मैच देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है, ये स्ट्रेट में थोड़ा-सा लंबा है, बाकी साइड बाउंड्रीज़ इसकी आप देखेंगे तो थोड़ी-सी छोटी है ना? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 65 मीटर होती है और स्ट्रेट जो है वो लगभग 70 मीटर्स है। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो जो सारे मैचेस हुए इस ग्राउंड के ऊपर, वो कैसा ग्राउंड रहा है, ग्राउंड ने कैसा परफॉर्म किया है, कैसा बिहेव किया है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्राउंड एनालिसिस की तरफ। तो पिछले 4 सालों में यहाँ पर 9 मैचेस हुए हैं। अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल पिछले 4 सालों में 9 मैचेस हुए हैं, ठीक है। अब इन 9 मैचेस में आपको, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि भाई, ये जो ग्राउंड है काफी स्लो खेलता है, काफी लो स्कोर होता है। यहाँ पे 228 का ही पहला इनिंग का एवरेज है और 187 उससे भी स्लो हो जाता है। तो मतलब आप देखेंगे कि पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे 56% लोग जीतते हैं, जबकि चेस करते हुए 45%। तो मतलब 5 मैचेस यहाँ में से 4 यहाँ पे। तो हालांकि मुकाबला उतना दूर नहीं है, कट टू कट है, बट यहाँ पर अच्छा अ, होगा कि आप बैटिंग करें और 250 के करीब, 255 के करीब स्कोर बनाएं और अपने यहाँ जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर ये स्कोर 280-85 बन गया, तब तो आप जीत ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार देखें तो 300 से अधिक एक बार बना है और टीम चेज नहीं कर पा रही है, तो अगर 300 बन गया, तब तो आप 100% हो सकता है जीत ही जाए, अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत बुरा दिन हो। वैसे मैं बात करूं तो 251 से 300 में भी 3 बार बना है और एक ही बार कोई टीम हो सकता है चेज कर पाई हो या वहां तक पहुंच पाई है, चेज ना कर पाई। मेरे ख्याल से चेज नहीं कर पाई, क्योंकि भारत का ही मैच होगा मुझे लगता है, जो रोहित शर्मा ने लास्ट तक खेला था। तो अगर ये 251 ही बन गया, तो आप देख सकते हैं कि ये 251 के ऊपर अगर बन गया 4 मैच में, चारों ही मैच जिसने बैटिंग फर्स्ट किया उसने जीत लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से कम बना है 3 बार, तो यहाँ हो सकता है 3 बार जीत गए हों। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 2 बार 200 से 250 बनाए, तो हो सकता है एक आधा बार यहाँ पे टीम चेस करते हुए जीती हो, ये हो सकता है। तो 250, जैसा मैंने कहा, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा यहाँ पर जीत के लिए। और यहाँ पे विकेटें भी बहुत जाती है, आप देखेंगे तो दोनों पारियों में लगभग 8-8 विकेटें गई हैं। पिछले 9 मैचों का लेखा जोखा है, तो मतलब 9 मैचेस काफी होते हैं। अगर एक ग्राउंड पे आप 9 मैच का स्कोर देख रहे हैं, तो ये काफी होता है आपको समझने के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉलर आप देख रहे हैं, विकेट्स कंट्रीब्यूशन, तो मतलब 9 मैचेस में 18 इनिंग्स हुई होंगी, तो 18 मैच में अगर 10-10 विकेट जाता है तो 180 होता है, लेकिन यहाँ पे 143 विकेटें, मतलब लगभग बहुत सारी विकेटें गई हैं। तो आप स्पिनर को देख सकते हैं, स्पिनर का दबदबा यहाँ पर रहा है। अगर मैं स्पिनर में बात करूँ तो मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन ने अकेले ही 50% विकेट ली है। हालांकि ये दोनों इस मैच का हिस्सा नहीं है, बट जैसा कि मैंने कहा, नासुम अहमद उनके एक बॉलर है, महमूदुल्लाह को भी आप ले सकते हैं। हालांकि महमूदुल्लाह का इसमें नाम मुझे दिख नहीं रहा, तैजुल इस्लाम है, बट वो भी टीम का हिस्सा है नहीं अभी। तो वो दो बॉलर्स को, महमूदुल्लाह, हसूम अहमद, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बॉलिंग वो करके देने वाले हैं। अब मैं अगर आगे चलूं, स्पिनर्स का हटाऊं, तो 53% विकेट स्पिनर ही लेते हैं और 25 से 26% मीडियम फास्टर। तो यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जैसा कि देखेंगे आप, इस ग्राउंड पे 37 विकेटें पूरी मीडियम फास्टर ने ली है। 37 में से अगर आप देखें तो 11 विकेटें मुस्तफिजुर के नाम है। पिछले मैच का हमने यहाँ पर नहीं जोड़ा हुआ है, क्योंकि वो मैच कंप्लीट हुआ नहीं था।
उसके साथ-साथ हसन महमूद एक बॉलर है और आप देखिए जैसे सैम करन इस टाइप के जो बॉलर होंगे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी विकेटें ली हैं। हालाँकि ये ग्राउंड पहला प्रेफ़रेंस मेरा स्पिनर को जाएगा। लेकिन अगर मुस्ताफिज़ुर जैसे आपके पास बॉलर हैं, तो डेफ़िनेटली वो विकेट ले सकते हैं। लाइक तंजीम हसन, उन्होंने भी पिछले मैच में भारत को परेशान किया था रोहित और तिलक वर्मा का विकेट लेकर। तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं क्योंकि वो खेल रहे हैं। उसके बाद अगर तस्कीन खेलते या शरीफुल खेलते तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। तो बॉलिंग यहाँ पर पहला प्रेफ़रेंस स्पिनर ऑलराउंडर रहा तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि थोड़ा बहुत वो स्कोर करेगा ही। 8 विकेटें जाती है तो बैटिंग तो मिलने ही वाली है, ठीक है? तो ये इस ग्राउंड का लेखा-जोखा था। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ इस ग्राउंड पर तो कोई मैचेस मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 सालों में या कभी खेला गया होगा। पहले खेला होगा तो पता नहीं बट पिछले 4 सालों में अ, पिछले 4 सालों में इस ग्राउंड पर तो कोई भी मैच नहीं खेला गया। अगर मैं इस ग्राउंड को हटाता हूँ तो 3 मैचेस न्यूज़ीलैंड में हुए थे, तो न्यूज़ीलैंड में तो काफ़ी न्यूज़ीलैंड काफ़ी हावी खेलती है अपने बहुत ही अच्छा चढ़ के खेलती है। तो वहाँ पे तीनों ही मैच न्यूज़ीलैंड ने जीता था और डेवन कॉनवे जो कि इस सीरीज़ का हिस्सा तो नहीं है, टॉम लैथम भी नहीं है, विलियमसन भी नहीं है, साउदी भी नहीं है, तो ऐसे कुछ प्रमुख जो इनके बल्लेबाज या गेंदबाज मिचेल सैंटनर वो भी हिस्सा नहीं है। तो जैसे हेनरी निकोल्स खेल सकते हैं ठीक-ठाक, उसके बाद विल यंग है आपके पास ऑप्शन। मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि क्या-क्या प्लेयर्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि न्यूज़ीलैंड में ही मैचेस हुए थे। अब मैं अगर ढाका की बात करता हूँ, तो बांग्लादेश की तरफ से अगर आप माफ़ करना, शेर-ए बांग्ला की बात करता हूँ मैं। तो शेर-ए बांग्ला में आप अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स को मैं देखना चाहूँ क्योंकि तो रहीम जो कि अभी तो इस तो पिछले 1 साल में ये 4-5 मैचेस का जो लेखा-जोखा है वो आप देख सकते हैं। मुशफ़िकुर रहीम हालाँकि ये खेल नहीं रहे। महमूदुल्लाह आप पिक कर सकते हो क्योंकि 45 की औसत थी इस ग्राउंड पर पिछले 8 मैचों में, हालाँकि ये पिछले 4 मैचों का आपको स्कोर दिखाया गया है। तो 30, 32, 37 देखिए ये बहुत अच्छा स्कोर है क्योंकि इसके साथ अगर ये 1-2 विकेटें ले लेते हैं, तो आप समझिए ये कैप्टन भी आपके बन सकते हैं। अगर 60-65 रन बनाते हैं क्योंकि स्लो पिच है, अगर यहाँ पे 50-60 रन कोई बल्लेबाज बना रहा है और 1-2 विकेटें ले रहा है, तो बहुत ही अच्छा वो आपके लिए मदद कर रहा है। मेहदी हसन मिराज भी हालाँकि हिस्सा नहीं है। तमीम इकबाल का भी 34 का एवरेज है, तो इनको टीम में रख सकते हैं। पिछले 1 साल में हालाँकि इस ग्राउंड पर 2 ही मैच खेले हैं। वैसे ओवरऑल 7 खेले हैं, बट पिछले 1 साल में सिर्फ 2 खेले हैं। तो इनका भी एवरेज इन इसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी लगभग 27-28 का एवरेज बन जा रहा है ना? तो वैसे इनका 33 का एवरेज है इस ग्राउंड पर पिछले 4 सालों में। मुसादिक हुसैन तो है नहीं। हाँ, मैं नीचे बॉलर की बात कर लूँ तो फिर से मेहदी हसन मिराज और ये तो है नहीं। मुस्ताफिज़ुर रहमान देखिए 9 मैचों में 11 विकेट। तो पिछले मैच में इनके 3 विकेट आए थे बट उसके बावजूद भी इनके पास 9 मैचों में 11 विकेट है। हालाँकि पिछले 1 साल में इनके विकेट ज़्यादा नहीं आए थे, बट इन्होंने एशिया कप में अपने आप को अच्छा प्रूव किया है, तो इनको आप पिक कर सकते हैं। इसके पहले 4 सालों में 9 मैचों में 11 विकेटें हैं, तो 1 विकेट तो मिनिमम ले ही लेते हैं। उसके बाद तस्कीन, इबादत ये खेल नहीं रहे हैं। तो कुछ बॉलर जो मैं चाहता हूँ आप सोच सकते हैं, मैं थोड़ा-सा आगे जाता हूँ। तो महमूदुल्लाह का भी 8 मैचों में सिर्फ 1 ही विकेट है, बट फिर भी मैं कहूँगा इनको लीजिए क्योंकि बैटिंग तो इनकी अच्छी है। और बाकी जो नासुम अहमद ने यहाँ पर मैचेस तो पिछले 4 सालों में उतना खेला नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं एक ग्राउंड को हटाता हूँ, बांग्लादेश को पिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर आके नासुम अहमद को देख सकते हैं, 8 मैचों में 8 विकेटें हैं। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बांग्लादेश के प्लेयर्स की है, नॉट रिलेटेड टू दिस ग्राउंड, जबकि ये ओवरऑल 4 सालों में जो पिछले खेला गया है। और उनके मैं और बात करूँ तो कुछ प्रमुख जैसे मुस्तफिज़ुर रहमान 35 मैचों में 44 विकेट, तो इनका भी अच्छा योगदान रहा हुआ है। भारत के खिलाफ इन्होंने 3 विकेटें ली थी, अगर आपको याद हो तो। तो थोड़ा एक बार विकेट लेते हैं, फिर शांत रहते हैं, फिर विकेट लेते हैं, फिर शांत रहते हैं, फिर विकेट लेते हैं। तो इनका एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है मुझे। ऐसा अगर पैटर्न है तो आप इसको इनको अगले मैच में शायद ना रखें तो भी चले। लेकिन बांग्लादेश में मैच हो रहा है तो थोड़ा-सा इनको ना लेना भी एक यू नो मूर्खता भी हो सकती है। बट पैटर्न तो इनका ऐसा दिखता है कि खेलेंगे फिर नहीं खेलेंगे, इस तरीके से। तो ये कुछ बांग्लादेश के बैटर्स मैंने आपको दिखाया है कि 4-5 जैसे मैंने बैटर बताया था। तौहीद हृदय की बात करूँ तो 42 का एवरेज है, तो वो इनको महमूदुल्लाह को रख सकते हैं, तौहीद हृदय को रख सकते हैं, तमीम इकबाल का 45 का एवरेज है।
ठीक है, नासुम अहमद को भी अगर मैं देखूँ तो एवरेज उनका 44 का है, भारत के साथ अच्छा खेला था, बाकी तो नॉट आउट होके उनके एवरेज बन गए होंगे, क्योंकि 6 या 7 विकेट के बाद आते हैं। बट इनको रख सकते हैं क्योंकि विकेटें लेंगे ही आपको, बांग्लादेश में विकेट लेके देंगे। और बाकी रहीम, शकीबुल हसन ये सब तो खेल नहीं। लिटन दास का भी अगर मैं देखूँ तो 40 का एवरेज है, पिछली कुछ इनिंग्स उनकी देखे तो उतनी ठीक आई नहीं है। पिछली 10 इनिंग में मैं अगर बात करूँ तो एक या दो ही 50 होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक 50 यहाँ पर और एक 50 यहाँ पे। बट वही है, कुछ गैप के बाद 50 मारते हैं तो 3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, हो सकता है यहाँ पे 50 मार दे। तो ये तो थी बांग्लादेश की टीम। अगर मैं अब न्यूजीलैंड की टीम आपको दिखाऊं उसका कैसा हाल रहा है, तो आपको पता होगा कि हाँ, कोल मैकॉन्ची का नाम मैं अगर दूं तो 49 की एवरेज है, ये खेल रहे हैं, इस सीरीज का हिस्सा है, तो इनको आप अपने टीम में रख सकते हैं। विलियमसन, कॉनवे ये तो नहीं खेल रहे हैं, डैरल मिचेल भी नहीं है। विलियम का भी अगर 43 का एवरेज है तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है, इनको आप अपने टीम में रख सकते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था फिन एलन काफी तेज रन बनाएंगे, बट पिछले मैच में उन्होंने वैसा किया नहीं, बट उम्मीद है कि 3 में से एक मैच में वो अच्छा चलेंगे और अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। मैं और नीचे आऊँ थोड़ा तो हेनरी निकोल्स, अगर मैं रचिन रविंद्र की बात करूँ तो 30 का एवरेज है और विकेटें ले सकते हैं, तो रचिन रविंद्र भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। हेनरी निकोल्स की बात करूँ तो 35 का एवरेज है, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी। तो एशियन धरती पर मुझे ऐसा लगता है कि हेनरी निकोल्स होंगे या टॉम लादम होंगे, टॉम लादम तो इस सीरीज में नहीं है, ग्लेन फिलिपी होंगे, तो ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि ग्लेन फिलिपी भी इस सीरीज में अभी दूसरे मैच में तो नहीं है। तो अभी हमको रचिन रविंद्र पे ध्यान देना है, हेनरी निकोल्स पे ध्यान देना है, विलियंग, ये 3 प्लेयर का आप देख सकते हैं कि फिन एलन के भी अगर देखें तो 27 की एवरेज है। हालांकि इनके जीरो आप देखेंगे तो पिछले कितने इनिंग में तो जीरो जीरो ही बनाया है उन्होंने, तो इसी से इनको लेने का मन नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ये स्लो पिच पे भी अगर तेज खेल जाए, थोड़ा सा 10-12 ओवर ही खेले, 30-35 बॉल पे 60-65 रन बना दे, तो टीम के लिए काफी फायदेमंद होगा। टॉम ब्लेंडन का भी एवरेज उतना खास नहीं है, पिछले एक साल में अगर मैं देखूं तो 15, 23, 65, 4, 1, 50 आया हुआ है, बट 23 का ही एवरेज है इनका पिछले 4 सालों का। तो इनके ऊपर भी थोड़ा निगाहें रहेंगी। तो आप ये टीम को आराम से, आप इस टीम को, न्यूजीलैंड को आप देखिए, पॉज करके आराम से समझिए कि कैसे कैसे इनके पिछले स्कोर रहे हैं, क्या इनको लेना सही होगा। तो जैसे मैंने 2-3 नाम लिया है, निकोल्स और उसके बाद विलियंग और सचिन रविंद्र, तो ये सब प्लेयर्स आप अपने टीम में रख सकते हैं। जैसे मैं बॉलिंग की बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट को डेफिनेटली रखना है, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने 8 विकेट 2 मैचों में लिए, वैसे इनका 12 मैचों में 31, तो 3 विकेट लगभग लेते हैं पिछले 4 सालों में। तो डेफिनेटली 1-2 साल ये बाहर रहे थे, लेकिन अब वापसी की है और ये तगड़ी वापसी जरूर करेंगे। सैंटन खेले, लॉकी फर्गुसन 16 मैचों में 17 विकेटें हैं, कैप्टन इस सीरीज में है, तो ये भी विकेट ले सकते हैं। उसके बाद 15 मैचों में 16 विकेट शोधी। तो स्पिनर का जैसे कहा कि बांग्लादेश में स्पिनर चलेंगे, तो इनको भी आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मिला जुला के कुछ प्लेयर्स होंगे जो आपकी टीम में हेल्प करने वाले हैं और आपको जिताने वाले हैं। तो मेजर फोकस आप रखेंगे ऑलराउंडर, और वो भी स्पिनर हुआ तो ज़्यादा अच्छा है। फास्टर में भी ऐसे जो फास्टर है जो थोड़ा सा मिश्रण करते हो, जैसे ट्रेंट बोल्ट ही है, वो हमेशा फास्ट नहीं डालते, वो अपनी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा मिश्रण करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान हो गए, या फिर आपके स्पिनर की बात करूँ तो शोधी को रख सकते हैं, नासुम अहमद हैं, और थोड़े जो बैटिंग कर लेते हैं वो भी रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर 20-15-20 रन बना लेते हैं और 1-2 विकेट लेते हैं तो बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। तो ये आप आराम से पॉज करके देखिए कि कैसे पिछले परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए मैंने आपको पूरा आराम से दिखा दिया हुआ है। अब जो प्लेयर नहीं है लाइक ग्लेन फिलिपी, मुझे लगता है कि ये अच्छा करेंगे बांग्लादेश में, इंडिया में भी अच्छा कर सकते हैं, लाइक टॉम लैदम, बट वो है नहीं सीरीज में तो हम उनको अभी ध्यान नहीं देंगे। बट जितने जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उससे हम देख सकते हैं कि वो पिछला कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और उसके बेसिस पे वो आगे कैसा कर सकते हैं। तो एक आपको मैं बस मिक्स टीम बता देता हूँ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की इस सीरीज के लिए। हालांकि मैं आपको जो दिखाऊंगा उसमें हो सकता है कि कुछ प्लेयर ना खेल रहे हों, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉप 15 की लिस्ट है। हालांकि इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 प्लेयर तो होंगे ही नहीं, खेले ही नहीं होंगे। बट अगर एक ये तो नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, लिटन दास आते हैं, इनको लेना है, तमीम इकबाल को रखना है, टॉम लैदम भी नहीं खेल रहे हैं, अदरवाइज मैंने कहा था कि डैरल मिचेल भी नहीं है, टस्किन अहमद भी नहीं है, ये भी नहीं है, महमूदुल्लाह, मुस्तफिजुर रहमान, कॉनवे भी नहीं है, मैट हेनरी,
पिछले मैच में तो नहीं है, सेंटर भी नहीं, ब्रेसवेल भी नहीं, सॉरी फॉर इस्लामिक। तो ये 4 ही प्लेयर अभी तक मुझे इस लिस्ट में दिख रहे हैं जो टॉप परफॉर्मर इन दोनों टीम के हैं पिछले 4 सालों में। बाकी तो सब रेस्ट कर रहे हैं या वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं डायरेक्ट वहाँ पर खेलेंगे। तो ये 4 प्लेयर रखना है और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि नासुम अहमद होंगे, नासुम अहमद हुए, मुस्तफिजुर रहमान तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। उसके बाद निकोल्स, फिर उसके बाद शोधी, बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट और आप फिन एलन को मैं रखता हूँ। अगर सेकंड बैटिंग आती है तो मैं इनको रख सकता हूँ, फर्स्ट बैटिंग में भी रखता हूँ क्योंकि 2 मैचों में 1 बार तो मैं इसको पक्का रखूँगा और कैप्टन रखूँगा क्योंकि अगर ये अच्छा खेल गया कुछ 60-70 बॉल तो ये शतक भी मार देगा। लेकिन अगर एक सदी हुई टीम देखो तो ये 4 प्लेयर, फिर 4 प्लेयर ये और बाकी जो 2-3 प्लेयर हैं ऑलराउंडर में मेरे पास, मैं उसमें से एक नूरुल हसन अगर खेलते हैं तो मैं उनको रखूँगा ज़रूर टीम में। और बॉलर के रूप में तंजीम को भी मैं अपने टीम में रखूँगा क्योंकि विकेट ले सकते हैं तंजीम हसन, इन्होंने भारत के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मिला जुला के यही प्लेयर्स आप अपनी टीम में रख सकते हैं और जो मैंने पिछली स्क्रीन पर दिखाया था वहाँ पर आप उनके लास्ट 1 साल या 4 साल के परफॉर्मेंस देख के भी अपनी टीम में चूज़ कर सकते हैं। और एक सचिन रविंद्र का नाम मैं बोल रहा था। तो मेरे ख्याल से ये जो 6-7 प्लेयर यहाँ लिखे हुए हैं और 4 प्लेयर ये, तो 11 प्लेयर की अच्छी एक टीम आपकी बन सकती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन आप परफॉर्मेंस देख के बना सकते हैं। ऑलराउंडर को बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर कोई जैसे बोल्ट है या मुस्तफिजुर है, ये उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि टीम कैसी बनानी है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब आप देख के आप खुद से टीम बनाएं, समझ के बनाएं, पॉज करें, समझे। अगर आपको कुछ लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं सो दैट मैं आगे से वो इंक्लूड कर पाऊँ या करूँ। तो मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए होंगे चैनल पर। थैंक यू।